हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। आप सभी का आपके अपने इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम लोग समलंब के क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्नों को देखेंगे और समांतर चतुर्भुज और समचतुर्भुज के बारे में देखेंगे। तो इसको स्टार्ट करते हैं और बेसिक्स में सीखते हैं समलंब के क्षेत्रफल को कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले समलंब, जिसको आप इंग्लिश में ट्रेपेजियम कहते हैं, समलंब की आकृति कुछ इस तरीके से होती है कि जिसमें दो समांतर रेखाएं होती है और दो असमांतर रेखाएं होती है। ठीक है, जैसे ये वाली भुजा और ये वाली भुजा समांतर भुजा है और ये दोनों भुजाएं असमांतर भुजाएं हैं। इस प्रकार की आकृति है। जो ऐसा आपके सामने फिगर बना हुआ, ये भी समलंब है, जिसमें दो समांतर और दो असमांतर रेखाएं दिख रही हैं। तो इस तरीके की संरचना समलंब है। समलंब का क्षेत्रफल अगर निकालना हो तो समलंब के क्षेत्रफल के लिए आप सूत्र लिख लीजिए, समलंब का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो इसको निकालने के लिए आपको क्या सूत्र लगाना है, 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग, भुजाओं का योग और गुणे ऊंचाई। तो सूत्र ये होता है, इसको ध्यान रखें। अगर हमें इसमें फिगर में मैं नेम कर दूं ABCD इस तरीके से, और इसमें ऊंचाई क्या होगी, ऊंचाई होगी अगर किसी भी वर्टेक्स से सामने वाली भुजा पे हम लंब रेखा खींचे तो ये उसकी ऊंचाई कही जाएगी। ठीक है, ये यहां से भी आप खींच सकते हैं या फिर C पॉइंट से भी ऐसे खींच सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसको अगर हम इसको ऊंचाई H कह देंगे, ठीक है, या फिर इसको नेम कर दे, जैसे हम यहाँ पर कुछ भी नेम कर देते हैं, जैसे यहाँ पर मैं DP कर देता हूं, तो DP इसकी हाइट हो गई। और अब अगर हमें इसी समलंब का क्षेत्रफल लिखना है इस फिगर के लिए, तो हम कैसे लिखेंगे, देखिए समलंब का क्षेत्रफल इस गिवन फिगर के लिए 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजाएं कौन सी थी, CD और AB, यानी AB और CD, इसका योग है तो AB प्लस CD कर दीजिए। 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग और गुणे ऊंचाई, ऊंचाई यानी कि DP, जिसको आप H कह रहे हैं। तो ये आपका सूत्र हो गया, जो कि आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि समलंब के लिए क्षेत्रफल का सूत्र यही होगा और इसी सूत्र की सहायता से आप समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो ये जितने भी क्वेश्चंस हैं हम इसी की हेल्प से इसको फाइंड करेंगे और सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं और स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आप इस फॉर्मूले को याद रखिए अच्छे से और इसको हम लोग अप्लाई करना सीखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे कहा गया, सबसे पहले एक समलंब क्षेत्र की समांतर भुजाएं 3 और 4 सेंटीमीटर, इनके बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर। देखिए बीच की दूरी का मतलब ऊंचाई से ही है, जो उसमें समलंब के बीच में ऊंचाई थी उसी को बीच की दूरी भी कहते हैं। तो ये बात ध्यान रखिए। तो यहां पर क्षेत्रफल बताना है क्वेश्चन नंबर 1 में। तो सबसे पहले आप समलंब का क्षेत्रफल लिखेंगे, समलंब का क्षेत्रफल, और इसका सूत्र आपको मालूम है, अभी मैंने बताया 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग और गुणे ऊंचाई या बीच की दूरी, एक ही बात है। तो हम यहां बी के लिए ऊंचाई लिख देते हैं, इसी ऊंचाई को आप बीच की दूरी की जगह पर समझेंगे। ऊंचाई समलंब के लिए बीच की दूरी एक ही बात है। ठीक है, तो इस समलंब के लिए आप देख रहे हैं 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग। यहां पर इन्होंने समांतर भुजाएं दे रखी हैं 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, तो इनका योग मतलब 3 + 4, और गुणे ऊंचाई यानी बीच की दूरी को ही ऊंचाई कहते हैं। तो ये जो बीच की दूरी है इसको आप ऊंचाई के प्लेस पे रख देंगे 3, इस तरीके से। तो 1/2 गुणे 4 3 7 गुणे 3, ये हो गया 7 3 21, 21/2 मतलब 11.5, ये 10.5। ठीक है, सारी भुजाएं सेंटीमीटर में थी इसलिए क्षेत्रफल को आप सेंटीमीटर स्क्वायर में बोल देंगे। ये आपका आंसर हो गया, पहले क्वेश्चन के लिए आंसर हो गया 10.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन नंबर 1 कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कहा गया 3 सेंटीमीटर ऊंचाई के समलंबाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल दे रखा है। इस बार देखिए आपको क्षेत्रफल दे रखा है, क्या क्या दिया है वो मैं लिख देता हूं। इस बार आपको क्षेत्रफल दे रखा है 36 वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर, और 3 सेंटीमीटर ऊंचाई, यहां पर ऊंचाई भी बता रखी है 3 सेंटीमीटर इस समलंब के लिए। ठीक है, और आपसे समांतर भुजाओं में एक भुजा भी दे रखी है। एक समांतर भुजा भी पता है, दूसरी भुजा नहीं पता है। एक समांतर भुजा आपको पता है, उनमें से 9 सेंटीमीटर, दूसरी समांतर भुजा नहीं पता है, तो हम दूसरी समांतर भुजा को कुछ भी अपनी तरफ से लिख लेते हैं। दूसरी समांतर भुजा जो हमें ज्ञात करनी है उसको हम x मान लेते हैं, यही आपको निकालना है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमने x जो है मान लिया है अपनी तरफ से, तो दूसरी समांतर भुजा। अब आप सूत्र वही लगाएंगे, समलंब का क्षेत्रफल, समलंब का क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे और वो होता है 1/2 गुणे
समांतर भुजाओं का योग, यहाँ पर समांतर भुजाएं ये दोनों है। पहली समांतर भुजा पता है 9, दूसरी नहीं पता जो ज्ञात करना है तो उसकी जगह 1 से लिख देंगे। और गुणे ऊंचाई, सूत्र ये होता है 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई, ये मैं अभी बता चुका हूं। तो समांतर भुजाओं का योग था, उसकी जगह ये लिख दिया, और गुणे ऊंचाई दे रखी है, ऊंचाई ये रख देंगे। और आपको पता है कि क्षेत्रफल भी दे रखा है 36, तो इधर हम 36 भी लिख देंगे। ठीक है, तो एक बार आप इसको ध्यान से इस तरफ आप 36 भी लिख लीजिए समांतर समलंब का क्षेत्रफल की जगह, और 1/2 गुणे 9 + x गुणे 3। अब ये 2 बटे में है, देखिए इधर से कुछ कट तो रहा नहीं, ये 2 बटे में है, इधर आएगा इसके साथ राइट लेफ्ट साइड आएगा इधर, तो बटे से इधर गुणे में हो जाएगा, तो 36 के साथ गुणे 2 हो जाएगा, और इधर आपका 9 + x गुणे 3 बचेगा। 36 गुना ये 72 हो गया, 72 बराबर 9 + x गुणे 3। 3 को इधर लाएंगे तो 72 के साथ बटे में हो जाएगा 9 + x। अब देखिए 72 से इसको आप आराम से काट सकते हैं, 24 या 72 होता है, 3 दूनी 6, अगर 3 दूनी 6, 3 चौके 12। तो आप देख रहे हैं इधर बचा 24 और इस तरफ बचा 9 + x। 9 को 24 में से घटाएंगे, इधर आएगा तो 24 में 9 माइनस होगा, तो आपका क्या बचेगा, 24 में 9 माइनस होगा तो 15 बचेगा। 15 सेंटीमीटर दूसरी भुजा हो गई, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इस तरीके से दूसरा क्वेश्चन आपने देखा, इसमें क्षेत्रफल दे रखा था तो हमने क्षेत्रफल की जगह 36 रख के और सारी वैल्यूज रख के सॉल्व कर दिया। देखिए सब सिंपल सी बात है, सब नोट करना अलग बात है, और कैलकुलेशन बहुत सिंपल होता है, बहुत ही कम टाइम में आराम से किया जा सकता है। एक एक चीज को समझते हुए समझना बहुत जरूरी, क्योंकि देखिए बेसिक्स अगर नहीं समझेंगे कैसे क्या चीज होती है, उसको कहां पर क्या वैल्यू पुट की जाती है, तो इसमें फिर प्रॉब्लम होगी। तो आप बेसिक्स पर जरूर ध्यान दीजिए, और बाकी कोई दिक्कत की बात नहीं है, बहुत सिंपल। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कहा गया कि एक समलंबाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 240 मीटर स्क्वायर है, यानी यहाँ पर क्षेत्रफल समलंब का दिया हुआ है, समलंब का क्षेत्रफल आपको दिया हुआ 240 मीटर स्क्वायर, और इसके बाद आपसे कहा गया उसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। देखिए ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है इसकी, आपको ये गिवन है 15 मीटर। ये 15 मीटर नहीं होगा, इसको आप सही कर लीजिए, क्वेश्चन में मिस्टेक है, 16 मीटर। यहाँ पर 16 मीटर आपको ये ऊंचाई दी गई है। ठीक है, इसको आप सही कर लीजिए, 16 मीटर ऊंचाई। यदि समांतर भुजाओं में से एक दूसरे की 2 गुनी, मतलब इस समलंब में जो समांतर भुजा है, मान लीजिए ऐसा समलंब है आपका, तो इनके कहने का मतलब कि एक भुजा दूसरे की 2 गुनी है, मतलब ये डबल है, ये अगर ये x है तो ये 2x है, ये कहना चाह रहे हैं, 2 समांतर भुजा है। तो इस प्रकार से आप यही मान भी लीजिए कि माना एक समांतर भुजा, इस समलंब की एक समांतर भुजा x, तो दूसरी समांतर भुजा अपने आप 2x हो जाएगी। दूसरी समांतर भुजा क्या हो जाएगी, 2 गुनी है तो 2x हो जाएगी। अब सिंपली आप केवल सूत्र लगाइए और बाकी समांतर भुजाएं ज्ञात ही करनी है, निकल आएगा अपने आप, यही x और 2x बताना है। तो अब हम क्या करेंगे, समलंब का क्षेत्रफल, इसका सूत्र लगाएंगे। समलंब का क्षेत्रफल का सूत्र आपको पता है 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग इनटू ऊंचाई। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। अब आपको यहाँ पर बस मान रखने, क्षेत्रफल की जगह इधर आपको दे रखा है 240, यहाँ 240 रख दीजिए, 1/2 है ऐसे रखिए, गुणे समांतर भुजाओं का योग है, हमने समांतर भुजाएं x और 2x मानी है, तो इनका योग है मतलब x + 2x, और गुणे ऊंचाई, ऊंचाई मतलब इसके लिए 16 दी गई है तो 16 लिख लीजिए। ठीक है, इस तरीके से आप ये 2 से आप चाहे तो ये 16 कट जाएगा, 2 × 16। ठीक है, तो इस तरफ आप देखिए 240 ये है ही, ये x और 2x मिलके 3x हो जाएगा जुड़ के, और ये 8 3 24 इधर आ जाएगा, ये 240 सही है, ये 8 3 24 हो जाएगा। आप चाहे तो 8 और 3 का गुणा करके 24 को पूरा ले आए, या 3 और 8 को इधर ले अलग अलग ले आए, एक ही बात है, क्योंकि ये गुणे में भाई 3x का मतलब भी होता है 3 गुणे x। ठीक है, कोई भी संख्या इस तरीके से लिखी होती है, आप चाहे तो एक बार ये लिख सकते हैं 8 3 24x, और फिर ये 24 को आप इधर ले आइए, तो 240 के नीचे 24 आ जाएगा, 24 एकम 24 और 0 10 आ गया, मतलब x का मान अगर 10 आ गया तो अब आपको x 10 पता चल गया, यानी ये वाली भुजा तो 10 हो ही गई, और ये 2x था तो 2 गुणे 10 मतलब 20। आप इसको यहां मत लिखा करिए, मैं यहां पर कर देता हूं, आप लोगों को क्या करना अलग ही लिखना है। ठीक है, तो अब मैं यहां पर लिख लेता हूं, पहली समांतर भुजा, पहली समांतर भुजा बराबर x, मतलब जो कि 10 मीटर होगी, मीटर में था इसलिए मीटर में लिखेंगे, और दूसरी समांतर भुजा 2x, दूसरी समांतर भुजा
2x है, मतलब 2 गुणे 10, इसका मतलब 20 मीटर। इस तरीके से आपके ये दोनों समांतर भुजाएं इसमें ज्ञात हो गई हैं और आप इसको अच्छे से समझ भी गए होंगे कैसे करना है। तो आई थिंक आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से डिटेल में समझ गए होंगे कैसे इनको सॉल्व करना है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। समलंब के लिए क्वेश्चंस आपके सारे के सारे यहाँ पर जितने टाइप हो सकते हैं कराए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसमें एक डायग्राम दिया हुआ है और बोला गया निम्नांकित चतुर्भुज एबीसीडी। ये देखिए, ये आपके सामने चतुर्भुज बना है एबीसीडी। इसमें ए बी समांतर सीडी, ये चिन्ह समांतर का होता है, इसको पढ़ा जाएगा ए बी समांतर सीडी के है, यानी देखिए ए बी और सीडी भुजाएं समांतर है, ठीक है। और ये ए डी परपेंडिकुलर टू ए बी, परपेंडिकुलर का चिन्ह है यानी कि लंब है। ए डी रेखा ए बी पर लंब है, तो देखिए ए डी लंब है, 90 डिग्री लंब का मतलब होता है यहाँ 90 डिग्री और दिखाया भी गया है, ठीक है। तो जो 90 डिग्री वाला यही ऊंचाई का काम करेगा, ठीक है। अब इसके बाद आपसे कहा गया ए बी और ये सब आपको फिगर में दिया गया है। तो चलिए हम इसको यहां पर बना करके अच्छे से आपको समझा देते हैं। इस तरीके से कुछ डायग्राम है और यहां पर बोला गया ए बी सी डी, ये 90 डिग्री है, ये लंब रेखा है और ये आपका 5 सेंटीमीटर है और ये वाला आपका 8 सेंटीमीटर है पूरा। इसके बाद इधर वाली ये रेखा भी 5 सेंटीमीटर बताई गई है, ठीक है। ये बीसी की बात हो रही है। तो अब हम क्या करेंगे, अगर हम यहां से भी ऐसे ड्रॉ कर लें तो ये एक आपका, जैसे ये 5 है तो ये भी 5 हो जाएगा। इस तरीके से एक आयत ये बन जाएगा और ये एक त्रिभुज बन जाएगा। तो आप देख रहे हैं ये आप भाई 5 इधर है तो ये भी 5 हो जाएगा और टोटल ये 8 था, तो 5 अगर इतना हो गया तो इधर का बचा 3 बचेगा भाई। 5 3 8 है तो टोटल 8 दिया गया था, तो 5 हमने ये वाला बना लिया, ये रेखा खींचते ही 5 हो गया और 3 ये बचा, क्योंकि टोटल 8 था तो 5 और 3 8, ठीक। तो इस तरीके से आपने सब कुछ अलग अलग बना लिया। इसको एक पॉइंट कुछ यहाँ पर लिख लीजिए, यहाँ पर आप कुछ भी लिख लीजिए, जैसे हमने इसको P पॉइंट मान लिया। तो इस तरीके से आप कर लीजिए। अब देखिए 3 और 5 यहाँ पर आपको पता ही है, ठीक है। अब आपको ये एक इधर आपको जो दिख रहा है त्रिभुज और एक दिख रहा है आयत, इसको 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इसकी ऊंचाई अगर हमें पता हो, यानी कि या तो ये एडी पता हो या तो ये सीपी पता हो, अगर हमें ये पता होगा तो हम आराम से इसको समलंब के क्षेत्रफल का सूत्र लगा के सॉल्व कर सकते हैं। और या फिर हम इस आयत का क्षेत्रफल निकाल लें और इस त्रिभुज का निकाल लें और दोनों को जोड़ दें, तब भी आ जाएगा इसका क्षेत्रफल। तो चलिए दोनों मेथड सीखते हैं। पहले मेथड के लिए हमें ऊंचाई चाहिए, तो हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज जो आपके पास है, यानी कि त्रिभुज जो है सीबीपी, त्रिभुज सीबीपी में आप इसको देखें तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज सीबीपी में आप देखें तो आप यहाँ पर एक पाइथागोरस थ्योरम जानते हैं कि ये कर्ण रेखा होती है भाई, जो सबसे बड़ी रेखा है इसको हम कर्ण कह सकते हैं, ये वाला आधार कह सकते हैं हम, और ये वाला इसको लंब कहा जा सकता है त्रिभुज के लिए। तो हमको मालूम है कि कर्ण स्क्वायर बराबर, एक सूत्र आप सबने बहुत पढ़ा है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, एक सूत्र होता है, और प्लस आधार स्क्वायर, है ना। ये सूत्र लगा करके हम ये वाली रेखा सीपी जिसको लंब बोला गया ये हम ज्ञात कर सकते हैं। तो कर्ण इसका ये था 5, तो यहाँ 5 रख दीजिए। लंब रेखा यही है सीपी त्रिभुज के लिए, तो सीपी रख दीजिए। आधार ये पी से बी है तो बीपी या पीबी रख सकते हैं, और इसका मान है आपके पास 3, तो यहाँ 3 रख दीजिए। अब बस इसको सॉल्व करिए, 25 हो जाएगा, 5 का वर्ग और ये सीपी स्क्वायर प्लस 3 का वर्ग 9, 9 प्लस में इधर 25 में माइनस हो जाएगा, 25 में 9 गया, आपका बचेगा 16। अगर सीपी स्क्वायर 16 है तो सीपी वर्ग है तो इधर वर्गमूल हो जाएगा, 16 का वर्गमूल 4 सेंटीमीटर होगा। इस प्रकार से ये 4 आ गया। अगर ये 4 है तो ये भी 4 हो जाएगा। अब ये क्योंकि आयत है, आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। अब देखिए 4 आ गए। अब आपके पास दोनों तरीके हैं, अब आप सीधा भी लगा सकते हैं, ठीक है। अब इसको मैं हटा दे रहा हूं, ये जो आपने पाइथागोरस थ्योरम लगाई है, प्रमेय लगाया है, इसकी सहायता से ज्ञात हो गया है। इसको आप अच्छे से ध्यान रखिए, ये पाइथागोरस की प्रमेय कही जाती है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर किसी भी त्रिभुज के लिए। तो ये इतना आप देख लीजिए, जिससे आपका सीपी निकल गया है। अब आगे करते हैं, चलिए देखते हैं। अब देखिए यहां पर अब हमारा काम है, हमें ज्ञात हो गया 4 है, तो अब हम समलंब का क्षेत्रफल डायरेक्ट लगा सकते हैं। समलंब का क्षेत्रफल जो कि होता है 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजाएं पहले से पता थी, ये वाली भुजा 5 थी और ये पूरी 8 थी, तो 5 + 8 गुणे ऊंचाई अब निकल आई यही 4। तो इससे डायरेक्ट 2 दूना 4 कट के 8 5 13, 13 गुणे 2, 13 दूना 26 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल निकला है। एक मेथड तो ये डायरेक्ट,
और एक मेथड दूसरा आप लगा सकते हैं कि पहले भाई आपको इस समलंब का क्षेत्रफल बताना है। ये समलंब चतुर्भुज एबीसीडी था ना, आप इसको चाहे समलंब लिखें चाहे चतुर्भुज एबीसीडी इसमें कहा गया है। अब मान लीजिए चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल लिखना है, तो यहां दूसरा तरीका आप ये लिख सकते हैं कि आयत का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल बस इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो आयत क्या है, 5 और 4 लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, तो 5 चौके 20 और प्लस त्रिभुज का 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 गुणे आधार त्रिभुज का 3 है और ऊंचाई त्रिभुज की 4 है। तो ये लिख सकते हैं 5 चौके 20 प्लस 2 से काटेंगे 2 दूनी 4 3 दूनी 6, तो 20 6 26 सेंटीमीटर स्क्वायर इससे भी आएगा। चाहे इस विधि का प्रयोग करिए चाहे इसका करिए, कोई दिक्कत नहीं, दोनों मेथड में कोई भी करिए आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो मुझे आशा है आपको समलंब से आधारित प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। जितने प्रकार के समलंब के क्वेश्चन है, ट्रेपेजियम के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो आप अब कर सकेंगे। तो चलिए कुछ और प्रश्न देखते हैं। और समांतर चतुर्भुज, और कभी कभी हो सकता है समांतर चतुर्भुज और समचतुर्भुज से भी क्वेश्चन पूछे जाए, तो 1-2 क्वेश्चन उनको भी ठीक ठाक देख लेते हैं और उनका क्षेत्रफल निकालना भी समझ लेते हैं। अब देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया एक समांतर चतुर्भुज का आधार 14 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 9 सेंटीमीटर, चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताइए। देखिए समांतर चतुर्भुज कुछ इस तरीके से बनता है। समांतर चतुर्भुज आप देखेंगे इस तरीके से बनेगा, जिसमें आपके दो ऐसे कुछ, ये आपका समांतर चतुर्भुज है। जैसे हम आयत को थोड़ा सा इधर खींच दे तो इस तरीके से आकृति बन जाएगी, और इसमें भी आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं और बराबर होती हैं। तो समांतर चतुर्भुज ये हुआ। इसमें आपको ये एक अगर आधार पता हो और इसकी कोई ऊंचाई पता, ऊंचाई कहां से पता चल सकती है, किसी एक बिंदु से यहां पर अगर हम लंब रेखा खींचे तो ये ऊंचाई होगी, या इस पॉइंट से इधर भी आप अगर लंब रेखा खींचते बढ़ा के तो ये भी ऊंचाई कही जाएगी। तो इसको ध्यान रखें अच्छे से। समांतर चतुर्भुज के आधार और ऊंचाई अगर आपको पता है तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बहुत ही आसान होगा। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, और वो होता है आधार गुणे ऊंचाई, बस केवल इतना। तो आधार और ऊंचाई पता हो तो बस गुणा कर दीजिए। जैसे इसमें आपको आधार और ऊंचाई दोनों पता है, तो आप क्वेश्चन नंबर 5 को ही डायरेक्ट यहां पर ले लेते हैं। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुणे ऊंचाई, आधार देखिए 14 दिया गया है, ऊंचाई 9 दिया गया है, ठीक है। तो 14 और 9 अगर आपको ये आधार और ऊंचाई पता है तो आप आराम से इसको ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये आपका 126 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, गुणा कर लेंगे जब आप, ठीक है। 9 चौके 36, 9 कम 9 3 12, ठीक है। तो 126 सेंटीमीटर इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 इसी का देखते हैं, और ये तो बहुत सीधा सा क्वेश्चन होता है। अगर किसी समांतर चतुर्भुज में ये चीज अगर आपको पता होती तो बहुत ही सरलता से आप इसको ज्ञात कर सकते हैं। और कई बार क्या होता है कि थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन मिल सकता है। जैसे ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6, ऐसे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी संगत भुजाएं पता है। देखिए समांतर चतुर्भुज में आपको अब की बार क्या है, संगत भुजाएं पता है, ठीक है। जैसे संगत भुजाओं का मतलब ये हुआ, जैसे एक भुजा आपकी 10 है और एक 8 है। मान लीजिए ये वाली 10 है और ये वाली 8 है, ये दो भुजाएं पता है 10 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर। इनके शीर्षों को मिलाने वाले विकर्ण, मान लीजिए ये आपका एक विकर्ण है और इस विकर्ण की लंबाई भी दी गई है, तो वो आपको दिया गया है कुछ कितना, संगत भुजाएं में 10 और 8 ये हो गया, 8 ये तो 8 ये भी हो जाएगा, 10 ये तो 10 ये भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और बीच का विकर्ण आपको पता है, बीच का विकर्ण आपको मालूम है 12 सेंटीमीटर, तो ये 12 ले लीजिए। अब देखिए समांतर चतुर्भुज की खासियत ये भी होती है कि जो दो त्रिभुज आप देख रहे हैं कि एक त्रिभुज है और एक त्रिभुज है, दो त्रिभुज में बढ़ रहा है। अगर हम एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल ले, उसको डबल कर दे तो दूसरा, क्योंकि भुजाएं सबकी समान है, देखिए 8 10 12 8 10 12, तो हम केवल एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे ऐसे प्रश्नों के लिए। और उसको, क्योंकि इसमें आधार तो पता है लेकिन ऊंचाई नहीं पता, और ऊंचाई आप निकाल भी नहीं पाएंगे क्योंकि इसमें कोई समकोण त्रिभुज ऐसे बन नहीं पा रहा है। तो आप क्या करेंगे, इसमें ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल मैंने निकालना बताया है। जैसे यहाँ पर आपका एक ये 12 है और ये आपको पता है कुछ इस टाइप से, जैसे ये 12 है, ये 10 है, ये 8 है, तीनों अलग अलग भुजाएं हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना त्रिभुज के क्षेत्रफल वाले में मैंने आपको सिखा दिया है, उसी सहायता से आप इसको निकालेंगे। सबसे पहले आप अगर एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, जैसे मैं इसका नाम लिख दूं ABCD। अब हम क्या करें कि हम त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे, और ये कैसे निकलेगा ये देखिए। इसके लिए सबसे पहले आपको करना होगा इन तीनों भुजाओं का योग करके आपको S निकालना होता है। S का सूत्र सेमी पेरीमीटर कहा जाता है, अर्ध परिमाप निकालना होगा, जो कि होता है A + B + C/2।
ए प्लस बी प्लस सी का मतलब तीनों भुजाएं, यानी 8 प्लस 10 प्लस 12/2। तो एस क्या निकल के आ जाएगा, 12 8 20 10 30/2, 30/2 मतलब 15। सबसे पहले आप ये काम करेंगे, एस निकाल लेंगे। एस निकल आएगा तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल भी निकल आएगा। क्षेत्रफल का सूत्र मैंने आपको बताया, अंडर रूट बड़ा सा लगाएंगे, एस लिखेंगे, एस माइनस ए एक ब्रैकेट में, एस माइनस बी दूसरे में, एस माइनस सी तीसरे में। ये आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। एस का मतलब ये 15, और यहां पर वही 15 माइनस ए का मतलब पहली भुजा, जैसे हमने 8 लिखा तो 8 लिखेंगे, फिर 15 माइनस दूसरी भुजा जो कि 10 है, फिर 15 माइनस 12 तीसरी भुजा, ऐसे लिख लेंगे और ये इस तरीके से क्षेत्रफल आ जाएगा। तो 15 गुणे 15 में 8 जाएगा 7, 15 में 10 जाएगा 5, 15 में 12 जाएगा 3। अगर इसको देखें तो आप इसको कभी भी गुणा मत करिए, पहले आप कोशिश करिए, इसको गुणा करने की जरूरत नहीं कि आप गुणा करें फिर वर्गमूल निकालें तो आपको टफ पड़ेगा। आप सीधे इनके फैक्टर्स कर लीजिए। जैसे 15 को हम 3 गुणे 5 लिख सकते हैं, इस 15 को 3 गुणे 5 लिख सकते हैं, बाकी सब अपने सिंपल फॉर्म में है, बाकी को ऐसे रहने दीजिए 7 गुणे 5 गुणे 3। आप देखेंगे जिनके जोड़े बन जाएंगे वो तो बहुत ही आसान है, जिनके पेयर बन जाते हैं वो आसानी से सॉल्व हो जाते हैं, वो बाहर हो जाएंगे वर्गमूल से। तो देखिए 3 एक बार, 3 एक बार, 2 बार 3 है, तो आप चाहे तो एक साथ पहले लिख लीजिए, और 5 भी 2 बार है, इनको भी लिख लीजिए, 5 और 5 भी 2 बार दिख रहा है, लेकिन ये 7 सिर्फ एक बार है। तो जितने जोड़े बने, जैसे 3 का जोड़ा बना 5 का बना, लेकिन 7 का तो बना नहीं, तो ये 3 और 5 बाहर आ जाएगा, 7 का जोड़ा नहीं बना, 7 रूट में ही रहेगा, तो 5 × 3 = 15, 15 रूट 7, तो 15 रूट 7 आपका ये आ गया, 15 रूट 7 सेंटीमीटर स्क्वायर त्रिभुज का क्षेत्रफल। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल आया एबीसी। अगर ये वाला पार्ट आ गया तो इसको ही डबल कर देंगे तो पूरा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो अब हम इसको ऊपर से हटा रहे हैं और यहाँ पर बस डबल कर देंगे, इसी का 2 से गुणा करेंगे तो 15 दूना 30 रूट 7 आंसर हो जाएगा पूरे के पूरे इस समांतर चतुर्भुज का। तो अब हमारा काम है इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल लिखना। तो हम लिखेंगे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, जो कि हो जाएगा 2 गुणे त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। हमने एबीसी का क्षेत्रफल निकाला था, उसी को डबल कर देंगे, 2 गुणे 15 रूट 7 हो जाएगा 15 दूना 30, 30 रूट 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका टोटल समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो गया और बहुत ही इजीली आप इसको कर ले जाएंगे। तो मुझे आशा है आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे, और ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना मैंने त्रिभुज के क्षेत्रफल के चैप्टर में सिखा दिया है, तो आप इसको अच्छे से वहां पर देख सकते हैं। अगला पार्ट क्वेश्चन नंबर 3, ये सम चतुर्भुज की बात आ गई। सम चतुर्भुज क्या होगा, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होंगी, ठीक है, और समांतर भी होंगी, यानी कि ये चारों की चारों भुजाएं बराबर है, थोड़ी तिरछी आकृति होगी। जैसे आपको कुछ ऐसा महसूस हो कि ये वर्ग होता है, वर्ग को आप क्या करें, थोड़ा सा यहां से पकड़ के ऐसे खींच दें तो कुछ इस टाइप से आपको महसूस होगा कि हाँ ठीक है। तो ये आकृति आपकी, इसमें वर्ग में भी सभी भुजाएं बराबर होती है, यहाँ भी सभी भुजाएं बराबर, लेकिन वर्ग के दोनों विकर्ण भी बराबर होते हैं और यहाँ के दोनों विकर्ण बराबर नहीं होंगे, अलग अलग होंगे। यहाँ के दोनों विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं, ये बात इसकी विशेषता याद रखिए। 90 डिग्री पर बराबर भागों में बांटते हैं, ये भी बराबर बराबर बढ़ जाता है, मतलब विकर्ण भी जैसे जितना ये विकर्ण होगा उतना ही ये होगा, जितना ये वाला होगा उतना ही ये वाला होगा। बात समझ पा रहे हैं, क्योंकि आपको ये चीज समझनी है। ध्यान से एक बार थोड़ा सा बड़े फिगर में देख लीजिए अच्छे से। चारों भुजाएं बराबर समचतुर्भुज की, 2 विकर्ण जो कि बराबर नहीं होते, लेकिन दोनों विकर्ण एक दूसरे को बराबर भाग, मतलब यहां से, जैसे यहां से यहां तक जितना होगा 6 है तो यहां से यहां भी 6 होगा, यहां से यहां 4 है तो यहां से यहां भी 4 होगा, बराबर भी बांटते हैं। और यहाँ पर 90 डिग्री का कोण भी बनता है, दोनों विकर्ण जहां एक दूसरे को काटते हैं वो 90 डिग्री का कोण भी बनाते हैं। तो इतनी विशेषताएं आपको पता होनी चाहिए। समचतुर्भुज की ये विशेषताएं पता हो और उसके बाद आप इसको काम कर सकते हैं, यानी कि क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और समचतुर्भुज का क्षेत्रफल भी लिख लीजिए। समचतुर्भुज को रोम्बस कहते हैं इंग्लिश में। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल यानी रोम्बस का क्षेत्रफल ये होता है 1/2 गुणे पहला विकर्ण गुणे दूसरा विकर्ण। दोनों विकर्ण अगर पता हो तो आप विकर्ण को अगर d1 d2 कहिए तो आप लिख दीजिए 1/2 गुणे d1 गुणे d2। मतलब अगर हम इनको, ये वाले विकर्ण को d1 कह दें और ये वाले विकर्ण को d2 कह दें तो क्या होगा 1/2 गुणे d1 गुणे d2, बस इतना। तो जैसे यहाँ पर समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई थी 16 और 20, दोनों विकर्ण, तो क्षेत्रफल बता रहा है। तो बस यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आप यहाँ देख लीजिए 6 7 था क्वेश्चन नंबर, इसको आप 7 कह लीजिए या 8 कह लीजिए।
क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आप देखिए यहाँ पर समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणे पहला विकर्ण गुणे दूसरा विकर्ण। पहला विकर्ण 16, दूसरा विकर्ण 20, यहाँ रख दीजिए 16 गुणे 20, बस 2 से इसको काट दीजिए 10, 16 गुणे 10 यानी 16 160 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आ गया। इस प्रकार से आपने समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्वेश्चन नंबर 7, बहुत सीधा है क्वेश्चन, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना। बस आपको मालूम होना चाहिए सूत्र क्या है, आप आराम से निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, एक समचतुर्भुज की एक भुजा 20, विकर्ण 24। अब देखिए समचतुर्भुज यहाँ पर आप अच्छे से पहले समझ लीजिए। इन्होंने कहा कि ये समचतुर्भुज है, मतलब चारों भुजाएं बराबर है, ठीक। और एक भुजा 20 है, मतलब एक भुजा 20 कर लेते हैं और एक 24। चलिए ये 20 कर लिया और ये 24, ठीक है। एक भुजा 20 नहीं, सॉरी, विकर्ण 24 है। भुजा 20, भुजा अलग अलग हो ही नहीं सकती, भुजा चारों बराबर है, तो 20, 20 और 20 ये आपकी भुजाएं सब बराबर होती हैं। एक समचतुर्भुज की भुजा 20 है, विकर्ण 24 है। विकर्ण का मतलब जैसे ये वाला पार्ट आपका अगर 24 है, ठीक। तो अगर ये वाला पार्ट 24 है, आप दूसरा ऐसे विकर्ण बना सकते हैं। तो अगर आपको ये पता है कि ये विकर्ण 24 है, तो ये 12 और 12 में डिवाइड हो जाएगा यहां से, ठीक है। 12 और 12 में डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 24 से आधा आधा होता है यहां से। और इस जगह 90 बनता है, ये भी मैंने अभी आपको बता दिया कि ये सभी कोण 90-90 बनते हैं। तो यानी कि ये चारों त्रिभुज जो बन रहे हैं, ये समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो अब अगर देखा जाए तो ये 12 है, ये 20 है, ये वाला आप निकाल सकते हैं। अगर हम इसका नेम रख दें ABCD और यहां पर कुछ भी कर लेते हैं, जैसे E कर लेते हैं, तो अब हम क्या करेंगे, मान लीजिए हम एक त्रिभुज उठाते हैं ABE में। अब हमें ये अगर ज्ञात हो जाए, देखो एक विकर्ण तो पता है पूरा 24, दूसरा विकर्ण नहीं पता। जब तक समचतुर्भुज के दोनों विकर्ण नहीं मालूम होंगे तब तक आप क्षेत्रफल नहीं बता पाएंगे, क्योंकि सूत्र होता है 1/2 गुणे विकर्ण पहला विकर्ण गुणे दूसरा विकर्ण। दोनों विकर्ण चाहिए समचतुर्भुज के क्षेत्रफल के लिए, दोनों विकर्ण चाहिए। एक विकर्ण है, दूसरा निकालेंगे, तो इसके लिए ये चारों समकोण त्रिभुज बनते हैं इसके अंदर। तो कोई भी एक समकोण त्रिभुज उठा लिया, मान लीजिए हमने ABE ये वाला त्रिभुज उठाया, ये वाला। तो इसमें क्या है, आपको पता होता है कि सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, क्योंकि समकोण त्रिभुज में यही सूत्र आपका लगाया जाता है भुजाएं ज्ञात करने के लिए। तो हमें कर्ण सबसे बड़ी भुजा 20 है, 20 रख दीजिए। अंदर की एक भुजा 12 आपको पता है, और दूसरी ये वाली भुजा नहीं पता, इसी को हम आधार की जगह BE रख देते हैं, जिससे हमें ये ज्ञात हो जाए कि हमें ये ज्ञात करना है। 20 का वर्ग हो गया 400, 12 का 144 और ये BE स्क्वायर। 400 में 144 माइनस होगा, क्योंकि ये प्लस है तो इधर आएगा माइनस होगा, और ये BE स्क्वायर। 144 इसमें से घटाएंगे आप तो आपका क्या बचेगा, देखिए 56 यहां से बच जाएगा, 100 में 56 और यहां से 256। आप देख रहे हैं ये 256 बचेगा। तो BE का मान यहाँ वर्ग है तो इधर वर्गमूल हो जाएगा। 256 का वर्गमूल 16 होता है, आप सभी जानते हैं, जिनको मालूम है, नहीं तो वर्गमूल आप निकाल सकते हैं। मैंने आपको 1 से 30 तक के वर्ग याद करने के लिए कहे, वर्ग और वर्गमूल आप अच्छे से याद रखिए। 256 का वर्गमूल 16 है। 16 अगर ये पूरा आ गया, BE यहां तक 16 आ गया, BE ये 16, तो यहां भी 16, तो ये 16 16 32 हो गया, 24 हो गया। आपको इतना मिल गया। अब कोई दिक्कत ही नहीं है, तो बहुत आराम से हम इसका क्षेत्रफल बता सकते हैं, यानी कि ABCD समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। और ये बहुत आसान हो गया, 1/2 गुणे D1 गुणे D2, यानी पहला विकर्ण गुणे दूसरा विकर्ण। अब देखिए 1/2 गुणे D1 कितना था, पहला विकर्ण 24 पता था, और दूसरा ये देखिए यहां से यहां तक 16 है, तो यहां भी 16 होगा, तो 16 16 32 हो जाएगा पूरा विकर्ण। ये आपका दूसरा 32 हो गया। इसको आप काटिए आराम से, 12 गुणे 32 गुणा कर दीजिए, आंसर हो जाएगा। 32 गुणे 12 करना है, तो 32 गुणे 12, 2 दूनी 4, 32 गुना ये 64 हो गया, ये हो गया 4 8 3 384। गुणा चेक कर लीजिएगा एक बार, 384 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर 384 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ऐसे ही इस प्रकार के प्रश्नों को आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप ध्यान से सीखेंगे, समझेंगे, तो आप बहुत ही इजीली इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। चलिए अब एक टाइप और चतुर्भुज का देख लेते हैं। मान लीजिए कभी ऐसा भी पूछा जा सकता है कि कोई एक चतुर्भुज दे दिया जाए और चतुर्भुज के बारे में भी आपसे पूछ लिया जाए कि उसका क्षेत्रफल बताइए, तो बस उसको भी देख लेते हैं और कोई दिक्कत की बात नहीं। मान लीजिए कोई ऐसा चतुर्भुज आपको
बना दिया गया और यहाँ पर एक लंब रेखा यहाँ खींच दी गई, एक लंब रेखा यहाँ पर खींच दी गई। ऐसा अगर चतुर्भुज पता हो जिसका ये वाला विकर्ण मालूम हो, कोई एक विकर्ण पता हो और इस पर डाले गए दोनों लंब पता हो इस तरीके से, जैसे यहाँ से लंब खींचे जा रहे हैं, तो मान लेते हैं समझने के लिए फॉर एग्जांपल ये 6 है, ये 8 है और ये 12 है। एक मान लेते हैं कि पूरा विकर्ण जो है ये वाला पूरा 12 सेंटीमीटर। तो ऐसे चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, इसका नाम कर देते हैं ABCD। तो आप इसका सूत्र नोट कर लीजिए, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल 1/2 गुणे ये जो लंब रेखाएं हैं इनका योगफल हो जाएगा। जैसे हम लंब रेखाओं का कुछ कर लेते हैं, जैसे BP कर लेते हैं और DQ, यहां पर हम Q नाम कर देते हैं। तो BP प्लस DQ ये ऐड हो जाएगा, यानी ये वाला लंब रेखा और ये वाली लंब रेखा को जोड़ देंगे गुणे, और ये जो पूरा विकर्ण है A से C इसको गुणे में लिख देंगे, बस ये सूत्र होता है। तो सूत्र आपने समझा, 1/2 गुणे इन दोनों लंब रेखाओं का योगफल और गुणे पूरा एक विकर्ण जिसपे ये लंब है। तो अब बस यहाँ पर देखिए 1/2 गुणे इन दोनों का योगफल 6 और 8 है, तो 6 + 8 लिख लीजिए, गुणे AC पूरा विकर्ण 12 है, 12 लिख लीजिए। ठीक है, 1/2 गुणे 8 6 14 गुणे 12, 2 सते 14 यानी 7 गुणे 12 यानी 12 सते 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल के आ गया 84 सेंटीमीटर। अगर ऐसा कुछ पूछा जाए तब के लिए तो आप अच्छे से ध्यान रखिए, हर एक प्रकार के चतुर्भुज के क्षेत्रफल से संबंधित आपको जानकारी दे दी गई है कि कुछ भी आपसे पूछा जाए तो आप उसको बता सके। देखिए, जितने भी मेंसुरेशन से संबंधित, क्षेत्रमिति से संबंधित चैप्टर्स होते हैं उनमें कोई भी किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछा जाएगा तो सभी सूत्रों पर आधारित होंगे। सूत्र आपको अच्छे से मालूम हो तो कैलकुलेशन तो बहुत आसानी से की जा सकती है। किसी भी कंपटीशन में बहुत ही इजीली, केवल आपको हर चीज लिखनी, नोट करनी तो होती नहीं है, केवल आपको फटाक से लिख देना है। अगर एकेडमिक एग्जाम्स है तो फिर आप सब पूरा लिख के करके दिखाते हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, बहुत ही सिंपली आप जैसा आपको करना हो वैसा आप कर सकते हैं। बस प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। देखिए, नॉलेज होगा तो स्पीड भी आएगी, सब कुछ होगा और अच्छे से काम कर सकते हैं। बेसिक्स ही नहीं पता होंगे, फॉर्मूले ही नहीं पता होंगे तो अप्लाई कैसे करेंगे। ठीक है, तो आप सब अच्छे से सीखिए, एक एक फॉर्मूले सीखिए, उनको अप्लाई करिए और वीडियोस को शेयर करते रहिए। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।